हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एमएस क्लासेस बाय मुकेश सर। जी हाँ दोस्तों, आज हम आपके बीच में चैप्टर वाइज आपके फिजिक्स का प्रैक्टिस सेट लेकर उपस्थित हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, एमएस क्लासेस द्वारा लगातार फिजिक्स का, मैथ का और तमाम सब्जेक्टों का आपका प्रैक्टिस आ रहा है। तो आज हम आपके दूसरे चैप्टर से प्रैक्टिस सेट लेकर आपके बीच में उपस्थित हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, अब हम लोग ज़्यादा बातचीत न करते हुए हम अपने क्वेश्चन पर चलते हैं और हमारा क्वेश्चन होगा। लेकिन क्वेश्चन लेने से पहले दोस्तों, जैसा आप लोग देख रहे हैं कि आपके बीच में एक मोटिवेशन कोड रखा गया है। यह मोटिवेशन कोड आपको ऊर्जावान बनाएगा, आपको अपने सपने को साकार करने में मददगार साबित होगा। जी हाँ दोस्तों, देख रहे हैं, ज़िंदगी छोटी नहीं होती, लोग जीना ही देरी से शुरू करते हैं। जब तक रास्ते समझ में आते हैं तब तक लौटने का वक्त हो जाता है, बस यही ज़िंदगी है। तो दोस्तों, आप भी अपने जीवन में कुछ ऐसा ना करें कि समय निकल जाए और बाद में समझ में आए। तो मैं जहाँ तक समझता हूँ कि सब कुछ छोड़कर आप अपने काम में लग जाइए, अपने लक्ष्य के प्रति सशक्त हो जाइए। तो चलिए दोस्तों, ज़्यादा बातचीत न करते हुए अब हम अपने क्वेश्चन पर चलते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, हमारा पहला क्वेश्चन है, उत्तल दर्पण से बनने वाले प्रतिबिंब की प्रकृति। आप देख पा रहे हैं, उत्तल दर्पण से बनने वाले प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होती है। तो जैसा कि आपको बताया गया है कि उत्तल दर्पण से जो भी प्रतिबिंब बनता है वह आभासी व सीधा बनता है। जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे हैं, आपका बी वाला जो आंसर होगा ये करेक्ट होगा। ठीक है दोस्तों, आपको बताया गया है कि अवतल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनते हैं वो वास्तविक बनते हैं और एक आभासी भी बनता है, लेकिन उत्तल दर्पण में जो प्रतिबिंब आपका दो ठो बनता है वह दो के दोनों आभासी बनते हैं और सीधा भी बनते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब हम अगले प्रश्न की तरफ चलते हुए, अगला प्रश्न है हमारा, यहाँ पर सवाल आ गया है, इसको देखते हैं हम लोग, थोड़ा और जूम कर लें। आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है। यहाँ पर आपका फोकस दूरी जो दिया गया है, आप यहाँ देख पा रहे हैं, उत्तल दर्पण की जो फोकस दूरी दी गई है, फोकस दूरी आपका 20 सेंटीमीटर दिया गया है। ठीक है दोस्तों, और उसकी वक्रता त्रिज्या बताइए। तो आपको बताया गया है कि किसी भी दर्पण की जो वक्रता त्रिज्या सी होती है वह फोकस दूरी की 2 गुनी होती है। तो अगर आपका फोकस दूरी 20 है तो 2 गुणे 20 हो जाएगा आपका, और बन जाएगा आपका 20 दूना 40 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर जो आपका आंसर होगा वह आप देख पा रहे हैं कि ये सी वाला आंसर जो है ये आपका करेक्ट होगा। आपका सवाल भी आपके बीच में लग चुका है, आपको बातें समझ में आ गई होंगी। तो अब हम अगले सवाल की तरफ चलते हुए, अगला सवाल है हमारा, जी हाँ दोस्तों, आप अगला सवाल देख पा रहे हैं। आपका अगला सवाल है, संयुग्मी फोकस संभव है केवल, इस प्रश्न को आप एकदम रट्टा मार लीजिए, संयुग्मी फोकस संभव है केवल किसमें? अवतल दर्पण में। जो आपका दूसरा वाला ये ऑप्शन दिख रहा है ये आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, इसे आप लोग एकदम याद रख लीजिए, संयुग्मी फोकस दूरी, संयुग्मी फोकस जो है यह केवल अवतल दर्पण में होता है। तो चलिए फ्रेंड्स, आपको समझ में आ गया होगा। अब हम अगले सवाल की तरफ बढ़ते हुए, अगला सवाल है हमारा, देखिए यहाँ चिन्हों से तालमेल किया गया है। अगर ऐसा प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में दे दिया तो आप भटकिएगा मत, इसीलिए हम हर प्रश्न को आपके बीच में ला रहे हैं ताकि आप हर प्रश्न से रूबरू हो जाएं। तो चलिए दोस्तों, क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन हमारा पूछा गया है, उत्तल दर्पण की फोकस दूरी, वक्रता त्रिज्या एवं वस्तु की दूरी के उपयुक्त चिन्ह बताइए। तो सबसे पहला क्या पूछा गया है दोस्तों, आपका फोकस दूरी, ठीक। दूसरा वक्रता त्रिज्या, सी मान लेते हैं या आर, और वस्तु की दूरी यू। ठीक है, तो वस्तु की दूरी सदैव ऋणात्मक में होती है, ये तो क्लियर हो गया। अब उत्तल दर्पण की बात कर रहा है, उत्तल दर्पण में आपका जो फोकस दूरी होता है वह प्लस में होता है, और इसकी वक्रता त्रिज्या भी किस में होती है? आपकी प्लस में होती है। तो इसका मतलब जो प्लस प्लस और माइनस वाला चिन्ह होगा ये आपका आंसर करेक्ट होगा। अब ये आंसर कौन से ऑप्शन में मिल रहा है? आप देख पा रहे होंगे, ये आंसर आपका ऑप्शन नंबर 1 में मिल रहा है, इसलिए आपका पहला वाला आंसर करेक्ट हो जाएगा। तो चलिए, बातें आपको समझ में आ गई होंगी। अब इसी के साथ हम अगले सवाल पर चलते हैं। अगला सवाल है हमारा, अगला सवाल है, देख पा रहे होंगे, अगला सवाल है हमारा, दर्पण की फोकस दूरी एफ तथा वक्रता त्रिज्या आर के बीच संबंध है।
जी हाँ दोस्तों, ऐसे सवाल आपके बोर्ड एग्ज़ाम में देखे गए हैं। ऐसा ना हो कि इस बार भी छप जाए। तो अगर प्रश्न छप गया आपके बोर्ड एग्ज़ाम में तो आप चूक मत कीजिएगा, वहाँ भूलिएगा मत। इसलिए हम हर टाइप के प्रश्न आपके बीच में ला रहे हैं ताकि आप वहाँ विफल ना होने पाए किसी भी कारणवश। तो चलिए दोस्त, देख रहे हैं फोकस दूरी आपका यफ तथा वक्रता त्रिज्या आर के बीच क्या संबंध है। हमने आपको पढ़ाया है यफ और आर में संबंध। क्या पढ़ाया? एफ और आर में संबंध। हमने इसमें बताया था कि जो आर होती है यह आपकी वक्रता त्रिज्या होती है और जो यफ होता है यह फोकस दूरी होता है। तो फोकस दूरी यफ बराबर जो होती है, फोकस दूरी यफ बराबर होता है वक्रता त्रिज्या बटे 2। या फिर हमने एक चीज़ और आपको बताया है कि इस 2 का गुणा जब एफ से आप करा लेंगे तो ये आपका हो जाएगा 2f इक्वल टू यहाँ आपका बच जाएगा r। यदि ऐसा भी ऑप्शन आपके बीच में कहीं दिखता है 2f बराबर r, तो वो वाला आंसर सही हो जाएगा। यदि f बराबर r बटे 2 मिलता है ये वाले, तो वो भी आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा। फिलहाल r बटे 2 तो कहीं नहीं दिख रहा, लेकिन 2f बराबर r दिख रहा है आपके सी वाले ऑप्शन में, इसलिए आपका सी वाला जो ऑप्शन होगा ये आपका करेक्ट होगा। ठीक है दोस्तों, सी वाला ऑप्शन जो आपका बन रहा है यहाँ पर ये आपका करेक्ट हो जाएगा। आप समझ पा रहे होंगे क्योंकि आप यह चैप्टर पढ़ चुके हैं, आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। तो अब हम बढ़ते हैं अपने अगले सवाल पर। अगला सवाल है हमारा, अगला सवाल आप देख पा रहे हैं, आप यहाँ पर अगला सवाल देख रहे हैं। अगला सवाल दिया गया है एक अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 12 सेंटीमीटर है तो इसकी फोकस दूरी बताइए। देखिए, कोई अवतल दर्पण है और इसकी वक्रता त्रिज्या जो आर है ये 12 सेंटीमीटर दिया गया है। फिर पूछा जा रहा है इसकी फोकस दूरी बताइए। क्या बताना है आपको? फोकस दूरी। तो अभी आपको बताया गया कि जो फोकस दूरी होती है यह वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। जो आपका फोकस दूरी होता है यह वक्रता त्रिज्या की क्या होती है? आधी होती है। ठीक है दोस्तों, तो जब आप 12 में 2 से भाग दिलाएंगे आपका प्राप्त होगा 6। लेकिन यहाँ पर आपको देखना ये है कि जो फोकस दूरी पूछा है यह अवतल दर्पण की फोकस दूरी किस चिन्ह में होती है। तो आप बताएंगे सर अवतल दर्पण की जो फोकस दूरी होती है वो माइनस में होती है, इसलिए यहाँ आप भूल मत जाइएगा। आपका ये आंसर जहाँ पर -6 होगा वो आपका आंसर करेक्ट हो जाएगा। तो आप यहाँ देख पा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 6 का डी वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। गलती से आप बी वाले पे मत कीजिएगा। क्यों? क्योंकि ये भी 6 दिया है, आप समझेंगे कि 6 सेंटीमीटर आता है। आंसर जब आपका 6 सेंटीमीटर आए ठीक है, लेकिन आप चिन्हों का भी ध्यान दीजिएगा। इसीलिए आपको चिन्ह परिपाटी नियम पढ़ाया गया है कि आप भटके ना। तो चलिए दोस्त, आपको समझ में आ गया होगा। अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन आप यहाँ देख पा रहे हैं। चलिए, अगला क्वेश्चन है किसी अवतल दर्पण की फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर है तो वक्रता त्रिज्या। फिर वही बात आ गई, फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या। वक्रता त्रिज्या आर बराबर होता है 2 गुणे एफ। एफ का मतलब फोकस दूरी, अर्थात 2 गुणे एफ। एफ आपका 15 है और 15 दूनी आपका हो जाएगा 30 सेंटीमीटर। तो जहाँ पर 30 सेंटीमीटर दिया होगा वो ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। इसमें हम ज़्यादा समय नहीं लेंगे क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन कई ठो आ चुके हैं और इस टाइप का प्रश्न हम इसलिए लिए हैं कि आपके बहुविकल्पी में ऐसे प्रश्न छपने के चांसेस ज़्यादा हैं, इसलिए। ठीक है दोस्तों, जब आप प्रश्नों से रूबरू रहेंगे, जब आप इसको प्रैक्टिस करते रहेंगे तो आप भूलेंगे नहीं। तो चलिए अब इसी के साथ हम अगले सवाल पर चलते हैं। अगला सवाल हमारे बीच में है कि एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी 12 सेंटीमीटर है तो दर्पण के उत्तल पृष्ठ की त्रिज्या क्या होगी। दोस्तों सवाल वही है, आप यहाँ पर देख रहे हैं सवाल आपका वही है, बशर्ते हुआ क्या, बस घुमा फिरा कर दिया गया है। ठीक है दोस्तों, अब फोकस दूरी आपका एफ बराबर दिया है 12 सेंटीमीटर और आपसे पूछा जा रहा है वक्रता त्रिज्या आर। तो जो वक्रता त्रिज्या आर होता है यह फोकस दूरी की दुगनी होती है। कितनी होती है? फोकस दूरी की दुगनी। तो फोकस दूरी आपका 12 है, 12 का दुगना कर दीजिए, 12 दूनी 24 सेंटीमीटर होता है। अब जहाँ पर आपका 24 सेंटीमीटर दिखे वही आपका आंसर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, अब इसमें हम ज़्यादा समय नहीं लेंगे, ऐसे सवाल बहुत सारे सवाल हमारे बीच में आ चुके हैं। अब हम अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल है हमारा 9वां सवाल है, वेरी इंपॉर्टेंट। ऐसे सवाल को आप अपने दिमाग में बैठा लीजिएगा, अपने कॉपी में नोट कर लीजिएगा। एग्ज़ाम के पहले जब आप रिवाइज करेंगे तो ये सवाल आप ज़रूर देखिएगा। दिया है कि यदि किसी वस्तु के प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार से छोटा हो। यहाँ पर क्या कहा गया है कि प्रतिबिंब का आकार आपका आई से प्रदर्शित किया जाता है। प्रतिबिंब का आकार जो है यह वस्तु के आकार से छोटा है। क्या है? वस्तु के आकार से छोटा है।
तो आवर्धन का परिमाप आप जानते हैं कि रेखीय आवर्धन बराबर होता है I/O। क्या होता है? I/O। अब यदि आपका I आपके O से छोटा है तो आवर्धन का परिमाप क्या होगा? तो आवर्धन का परिमाप जो होगा आपका, जैसे मान लेते हैं I आपका 5 दिया है और O आपके I से बड़ा है तो मान लेते हैं 6। ठीक है, तो जब 5 में 6 का भाग दिलाओगे तो 0.8 ऐसा कुछ आएगा, और ये जो 0.8 होगा यह 1 से छोटा होगा। तो इसलिए आप यहाँ पर इस एग्जाम्पल के माध्यम से समझ सकते हैं कि यदि प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार से छोटा होगा तो जो आवर्धन का परिमाण होगा वह 1 से कम होगा। क्या होगा? 1 से कम होगा। इसलिए आपका 1 से कम होगा, इसलिए आपका जो आंसर हो जाएगा वह आपका सी हो जाएगा। बहुत सारे बच्चे भटक गए होंगे, सर 1 बड़ा दिख रहा है, तो 1 के पहले मैं आपको बता दूं, 1 के पहले यहाँ पर आपका परिमाण है। क्या है? यहाँ पर परिमाण है। ठीक है, आवर्धन का परिमाण जो होगा वह 1 से कम होगा। अब आप समझ पा रहे होंगे। अब स्टडी, अब हम अगले अपने सवाल पर आते हैं। हमारा सवाल दिया गया है, सवाल है हमारा, किसी प्रतिबिंब का रेखीय आवर्धन निर्भर करता है। यहाँ पर जो आ बनाया गया है ये आपका आवर्धन है। क्या है? आवर्धन है। ठीक है दोस्तों, आप समझ गए होंगे। तो रेखीय आवर्धन किस पर निर्भर करता है? आप जान लीजिए कि जो भी रेखीय आवर्धन होता है वह वस्तु के आकार पर निर्भर करता है, क्योंकि रेखीय आवर्धन m बराबर I/O होता है। तो जो वस्तु का आकार होता है उसी प्रकार से या उसी के हिसाब से रेखीय आपके प्रतिबिंब का आकार तय होता है। तो इसका आंसर का जवाब हो जाएगा, किसी प्रतिबिंब का रेखीय आवर्धन निर्भर करता है किस पे? वस्तु के आकार पर निर्भर करता है। किस पे निर्भर करता है? वस्तु के आकार पर। फिर से आते हैं, इस प्रश्न को लेते हैं। किसी प्रतिबिंब का रेखीय आवर्धन निर्भर करता है किस पे? निर्भर करता है रेखीय आवर्धन बराबर m बराबर I/O होता है, और ये रेखीय आवर्धन हमेशा वस्तु के आकार पर निर्भर करता है। किस पे निर्भर करता है? वस्तु के आकार पर। तो इसलिए आपके प्रश्न नंबर 10 का जो आंसर होगा वो सी वाला ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अब इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं। ये आपका आंसर दिया गया है। ठीक है दोस्तों, आपका PDF आपके टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप में सेंड कर दिया जाएगा, और जो भी बच्चे हमारे टेलीग्राम या व्हाट्सएप ग्रुप से ज्वाइन हैं उनको PDF बड़े ही आसानी से प्राप्त हो जाएगा, और इसे आप 1 बार 2 बार दोहरा सकते हैं। तो इसी के साथ अब हमारा क्लास समाप्त होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग ऑन MS क्लासेस बाय मुकेश सर।